हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग रिपब्लिक। आप सभी लोगों का कोचिंग रिपब्लिक में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अरुण सिंह, आपका प्रिंसिपल कोच। क्लास की शुरुआत की जाए उससे पहले मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ज्वाइन करें हमारे टेलीग्राम चैनल, सो दैट यू कैन गेट द अपडेट्स अबाउट आवर अपकमिंग क्लासेस। उसके अलावा अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी क्लासेस, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग क्लासेस एंड अपकमिंग वीडियोस। आज की क्लास की बात करते हैं। आज की क्लास यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है और इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिकली एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को। सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री ये आज की क्लास का टॉपिक है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जिन्हें अलग अलग कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है: एक्सकेवेशंस, इंस्क्रिप्शंस एंड न्यूमिस्मेटिक्स। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं बिना कोई समय गंवाए। सोर्सेज, पिछली क्लास में हम लोगों ने इस चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया था कि इतिहास यानी कि पास्ट टेंस जिसमें मैं मौजूद नहीं हूं, उस चीज को मैं कभी भी अपने आधार पर श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता कि एक्चुअली उस समय पर क्या घटा था, एक्चुअली उस समय पर क्या हुआ था। उस चीज को जानने के लिए बेसिकली मुझे निर्भर करना पड़ेगा अलग अलग तरह के सोर्सेज पर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पिछली क्लास में एक ये उदाहरण भी दिया था कि मान लीजिए कहीं पर कोई क्राइम घट गया है और उस घटना स्थल पर उस समय पर पुलिस मौजूद नहीं थी, बावजूद इसके पुलिस उस केस को क्रैक कर लेती है, सॉल्व कर लेती है और उस घटना स्थल या उस अपराध के पीछे जुड़े हुए अपराधी तक पहुंच भी जाती है आखिरकार, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस अवेलेबल। ठीक है, अलग अलग सोर्सेज के आधार पर पुलिस उस इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करती है जो उस क्राइम से जुड़ा हुआ है, जो उस अपराध से जुड़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, कहीं पर किसी तरह का कोई अपराध हुआ, पुलिस वहां पर पहुंची, पुलिस वहां पर एक एक करके सबूतों को इकट्ठा करना शुरू करती है, फॉरेंसिक एविडेंसेस जो होते हैं बेसिकली उनको जुटाना शुरू करती है, फिंगरप्रिंट्स लेना शुरू करती है, उसके अलावा सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू करती है, उसके अलावा मोबाइल फोन की लोकेशंस का पता करना शुरू करती है, कुछ संदिग्धों के स्केच बनवाती है, उसके अलावा वहां पर मौजूद कुछ लोगों को, कुछ चश्मदीदों से जो है उनकी गवाही लेती है, उनसे वहां का माहौल जानने की कोशिश करती है। और इस कड़ी में जहां बहुत सारे सबूत एक तरफ इशारा कर रहे होते हैं, पुलिस उस दिशा में काम करना शुरू करती है और आखिरकार एक ऐसे अपराधी को पकड़ कर लाती है जिस अपराधी को पुलिस पहले जानती ही नहीं थी। कहीं पर एक घटना घटी, उस पास्ट टेंस में घटी हुई घटना को, उस भूतकाल में घटी हुई घटना को, उस इतिहास में घटी हुई घटना को पुलिस ने सॉल्व कर दिया जबकि पुलिस वहां पर मौजूद नहीं थी, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंसेस अवेलेबल। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो वो इतिहास जो 500 साल पुराना है या 5000 साल पुराना है या 5 लाख साल पुराना है, उस इतिहास को सॉल्व करने के लिए भी, उस इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए भी, उस इतिहास को जानने के लिए भी हमें सोर्सेज पर निर्भर करना पड़ता है, स्रोतों पर निर्भर करना पड़ता है। इस चीज को हम पिछली क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम लोग बात कर रहे हैं कि सिस्टमेटिक एंड थॉरस स्टडी ऑफ सब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन द सोर्सेज अवेलेबल फॉर इट्स स्टडी, जो मैंने अभी अभी आप लोगों को बताया। इन स्रोतों को हम लोगों ने बेसिकली कई कैटेगरीज में डिवाइड किया है, बांटा है, जिसमें से प्रमुख है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज एंड फॉरेन अकाउंट्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी पुरातात्विक अवशेष, जो पुराने अवशेष बचे हैं, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल रेलिक्स बची हुई हैं, उन अवशेषों को एनालाइज करना, उनके साइंटिफिक एग्जामिनेशन करना, उनकी तारीख का पता लगाना, उनके आधार पर उन लोगों के रहन सहन, उनके मटीरियल कल्चर के बारे में जानना। इस तरीके से हम लोग इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। दूसरा सोर्स है लिटरेरी सोर्सेज, यानी जिसे हम साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। साहित्यिक स्रोत के भी आगे कई कैटेगरीज हैं इसकी, उन्हें हम आने वाले समय में पढ़ेंगे। उसके अलावा फॉरेन अकाउंट्स यानी विदेशी यात्रियों के खाते, समय समय पर हिंदुस्तान में जो विदेशी यात्री आए, यहाँ पर बहुत लंबे समय तक रुके, उन्होंने हिंदुस्तान को अपने दृष्टिकोण से देखा, अपने नजरिए से देखा, इतिहास को जानने की कोशिश करी, यहाँ की पॉलिटी को यानी कि यहाँ की राज व्यवस्था को जानने की कोशिश करी, यहाँ की सोसाइटी को यानी यहाँ के समाज को जानने की अपनी कोशिश करी अपनी नजर से। उसके अलावा यहाँ की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था को जाना, और उसके अलावा यहाँ के रिलीजियस बिलीफ यानी कि धार्मिक भावनाओं को खंगाला, धार्मिक भावनाओं को पहचानने की कोशिश करी, और उन सब चीजों का वृत्तांत उन्होंने अपने अकाउंट्स में लिखा, अपनी बुक्स में लिखा, जिसे हम फॉरेन अकाउंट्स के नाम से जानते हैं। राइट। तो आज की इस क्लास में हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को डिटेल में पढ़ने वाले हैं।
ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का जैसे मैंने आपको बताया 3 कैटेगरी होंगी, एक्सकेवेशंस, इंस्क्रिप्शंस और न्यूमिस्मेटिक्स। एक्सकेवेशंस यानी कि जो चीजें खुदाई में बाहर आई हैं, वो चीजें जो शायद दब गई थी, ठीक है, उन चीजों को बाहर लेकर आया गया, दैट मीन्स द एक्सकेवेशंस। उसके अलावा इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेख, जो कहीं पर लिखा हुआ है, किसी शिला पर लिखा हुआ है, या फिर किसी ताम्र पत्र पर लिखा हुआ है, किसी कॉपर प्लेट पर लिखा हुआ है, राइट, ऑल सच थिंग्स आर नोन एज इंस्क्रिप्शंस। उसके अलावा न्यूमिस्मेटिक्स, बेसिकली सिक्कों की जो पढ़ाई होती है उसको हम लोग न्यूमिस्मेटिक के नाम से जानते हैं। लिटरेरी सोर्सेज में जैसे मैंने बताया था कि कई कैटेगरीज हैं, रिलीजियस लिटरेचर यानी कि धार्मिक साहित्य, उसके अलावा नॉन रिलीजियस लिटरेचर यानी कि गैर धार्मिक साहित्य, उसके अलावा फॉरेन अकाउंट्स हुए। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज हम लोग शुरू करते हैं बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, और उसमें भी हम लोग शुरुआत करेंगे एक्सकवेशन से, राइट। एक्सकवेशन 2500 बीसी में, यानी कि आज से लगभग 4500 साल पहले कुछ शहर बसे थे। उन शहरों को सामने ले आई ये खुदाइयां, उन शहरों को सामने ले आई एक्सकेवेशन, राइट। उन खुदाई में मिली हुई चीजों से, उन इमारतों से, वहां पर मिलने वाली बाकी सारे अवशेषों से हम लोग रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उस समय के इतिहास को, और हम लोग जान सकते हैं उस समय का मटेरियल कल्चर बेसिकली क्या हुआ करता था, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में बेसिकली बसा था उस समय पर, एक गंगेटिक प्लेन्स में जो बसा हुआ था। मटेरियल कल्चर का मतलब किस तरह के टूल्स वो लोग इस्तेमाल करते थे, किस तरह के वेपन्स वो लोग इस्तेमाल करते थे, किस तरह के बर्तन वो लोग इस्तेमाल किया करते थे, किस तरह का अनाज वो लोग खाया करते थे, किस तरह के कपड़े वो लोग पहना करते थे, किस तरह की सजावट उन लोगों के यहाँ पर हुआ करती थी, किस तरह की बसावट उन लोगों की होती थी, कैसी उनकी घरों की शैली होती थी, कैसी उनकी शहरों की पद्धति हुआ करती थी। ये सारी चीजें मटेरियल कल्चर में आती है, और ये सारी चीजों के बारे में हम लोग, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बहुत डिटेल में जान सकते हैं अगर हम एक्सकेवेशन में इन सारी चीजों को ऊपर लेकर आ पाने में सही ढंग से कामयाब हो पाते हैं। नॉर्थ वेस्ट इंडिया जिसके बारे में मैंने बात करी, उत्तर पश्चिम भारत, जहां पर आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे लगभग 2500 बीसी में, यानी आज से 4500 साल पहले हड़प्पा सभ्यता का जो गठन हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का जो उदय हुआ था बेसिकली, वहां उस समय के शहर बाहर आए हैं इन एक्सकवेशंस के दौरान। चाहे उसमें हड़प्पा हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे लोथल हो, चाहे चनुदाड़ो हो, तमाम ऐसे शहरों के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग लेक्चर्स में, राइट। इनसे हमें पता चल सकता है बेसिकली उनके लेआउट्स कैसे हुआ करते थे, उनके सेटलमेंट्स के, वो किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करते थे, किस तरह के घर उनके हुआ करते थे, किस तरह का अनाज वो लोग खाया करते थे, और किस तरह के टूल्स वो लोग इस्तेमाल करते थे। एक्सकेवेशन में निकलने वाली चीजों के आधार पर हम इन सब चीजों को बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक उदाहरण के तौर पर हम लोग बात करते हैं। उदाहरण है, आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी शोले। शोले में आप देखते हो कि क्लाइमैक्स में अमिताभ बच्चन साहब और द ग्रेट धर्मेंद्र साहब मुकाबला करते हैं गब्बर सिंह का और गब्बर सिंह की गैंग का, ठीक है, और उन दोनों के पास गोलियां बहुत कम थी। अब आज का युग अगर होता तो वो तुरंत मोबाइल फोन निकालते और ठाकुर साहब को फोन कर देते कि ठाकुर साहब जल्दी से यहाँ पर आदमी भेजो और कुछ हथियार भेजो, कुछ गोलियां भेजो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था। इसी वजह से दोनों के बीच में टॉस होता है, आखिरकार धर्म जी जो है वो टॉस हार जाते हैं और उनको वापस लौटना पड़ता है, राइट। इस फिल्म को देखकर हमें क्या पता चला कि शोले जिस समय पर बनी थी उस समय पर हिंदुस्तान में मोबाइल फोन्स नहीं हुआ करते थे, राइट। तो बिल्कुल इसी तरीके से एक्सकवेशन में निकलने वाली चीजों के आधार पर हम लोग पता कर सकते हैं कि उस समय पर ये लोग क्या चीजें इस्तेमाल करते थे और उस समय पर ये लोग क्या चीजें इस्तेमाल नहीं किया करते थे, और उससे हम लोग ट्राई कर सकते हैं टू रिकंस्ट्रक्ट अवर हिस्ट्री ऑफ दैट एरा। उस काल के इतिहास को दोबारा बनाने का हम प्रयास कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इस चीज में किसी को किसी तरह से कोई शुबा नहीं होनी चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। अब इसी तरीके से हम दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। दक्षिण भारत के इतिहास को जानने के लिए हमें बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर एक्सकेवेशंस करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वहां के इतिहास को जानने के लिए हम लोग रिलाय करते हैं मेगालिथ्स के ऊपर, राइट। हुआ क्या करता था कि दक्षिण भारत में कुछ लोगों को जो दफनाया जाता था, उनकी कब्र में उनके साथ उनके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीजें जो हैं वो रख दी जाया करती थी। जैसे कि उनके इस्तेमाल किए जाने वाले बर्तन, उनके इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार, उनके इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े, उनके इस्तेमाल किए जाने वाले अनाज, ये सारी चीजें जो है उनके साथ कब्र में रख दी जाया करती थी। शायद इस तरह की सोच रही होगी कि आदमी को इन सब चीजों की आवश्यकता
मरणोपरांत भी पड़ती है, मरने के बाद भी आदमी को इन सब चीजों की जरूरत पड़ती होगी, इस वजह से आदमी के साथ उनकी वो सारी चीजें जो थी, बिलोंगिंग्स जो थी, उनके साथ उनके कब्र में रख दी जाया करती थी। उस कब्र के ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर रख दिया जाया करता था, राइट। तो उन पत्थरों को हटाया गया और उन कब्रों को जो है खोद कर बाहर निकाला गया, और उन कब्रों में मिलने वाले सामान से हम लोगों ने क्या रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करी, उस समय के इतिहास को, ऑन द बेसिस ऑफ द मटेरियल कल्चर जो उन लोगों ने डेवलप कर रखा था उस समय में, राइट। तो दक्षिण भारत में बेसिकली हम लोग इतिहास को जानने के लिए रिलाय करते हैं मेगालिथ्स के ऊपर, यानी कि महापाषाण के ऊपर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, दक्षिण भारत में केरला में ये एक साइट है, इस पर आप देख सकते हो कि ये बहुत बड़े बड़े पत्थर जो हैं रखे हुए हैं इन कब्रों के ऊपर, राइट। मेगालिथ वर्ड जो है बेसिकली ये ग्रीक वर्ड्स मेगाज और लिथोस से मिलकर बना हुआ है। मेगाज का मतलब होता है ग्रेट, बहुत बड़ा, वहीं पर लिथोस का मतलब होता है स्टोन, यानी कि पत्थर। तो यहीं से वर्ड डेराइव हुआ है मेगालिथ्स, या फिर अगर मैं उसे हिंदी में बात करूं तो महापाषाण युग। तो महापाषाण युग या मेगालिथिक कल्चर क्या है, जिस समय के इतिहास की जानकारी हमें मेगालिथ से मिलती है या महापाषाण आकृतियों से मिलती है, जिसमें कि हम लोग एक कब्र के ऊपर रखे हुए बहुत बड़े पत्थर को हटाते हैं, उस कब्र को खोदते हैं, और उस कब्र में मुर्दे के साथ जो रखा गया सामान था बेसिकली उसका साइंटिफिक एनालिसिस करते हैं, उन सब चीजों का फिजिकल एनालिसिस करते हैं, उससे पता करने की कोशिश करते हैं कि इन लोगों के बर्तन किस तरह के हुआ करते थे, इन लोगों के टूल्स किस तरह के हुआ करते थे, इन लोगों के वेपन्स किस तरह के हुआ करते थे, किस तरह का अनाज ये लोग खाया करते थे, किस तरह के कपड़े ये लोग पहना करते थे। यानी कुल मिलाकर जो अवशेष हमें उस कब्र में से मिलते हैं, उन अवशेषों के आधार पर हम लोग उस समय के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उससे हम लोग ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उस समय के लोगों का बेसिकली मटेरियल कल्चर किस तरह का रहा होगा, राइट। लेकिन सभी बड़े मॉन्यूमेंट जो बड़े बड़े पत्थरों के बने हुए हैं उनको हम मेगालिथ्स नहीं कह सकते। केवल जो ग्रेव लाइक आकृति हैं, जो ग्रेव लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जो कब्र जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हीं को हम लोग इस कैटेगरी में बेसिकली इंक्लूड करते हैं, जिससे हमें मरणोपरांत जो सामान बेसिकली उन लोगों के साथ रखा गया था, उस सामान के आधार पर हम उस समय के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, उस समय के इतिहास को दोबारा बना पाते हैं। तो केवल कब्र जैसी आकृतियों से रिलेटेड जो मॉन्यूमेंट हैं, जो बड़े बड़े पत्थरों से बने हुए, सिर्फ हम उन्हीं को मेगालिथिक कल्चर में या महापाषाण कल्चर में काउंट करते हैं, राइट। तो मेगालिथ्स यूजुअली रेफर्स टू द बरियल्स मेड ऑफ लार्ज स्टोन्स इन द ग्रेवयार्ड्स, राइट। कब्रिस्तानों में इस तरह की कब्र जिनके ऊपर बहुत बड़े बड़े पत्थर मिलते हैं, केवल उन्हीं को हम मेगालिथ्स कहते हैं, राइट। So by digging megaliths, we have come to learn of the life which people lived in the Deccan from the Iron Age onwards. तो जिस तरीके से मैंने बताया कि उत्तर पश्चिम भारत के उस समय के इतिहास को जानने के लिए हम लोगों ने एक्सकेवेशंस किए, उस समय के बसे हुए शहर हम लोगों के सामने उन खुदाइयों में बाहर निकल कर आ गए, उन शहरों के आधार पर हम लोगों ने उस समय के लोगों का सेटलमेंट जानने की कोशिश करी, उनके मटेरियल कल्चर को जानने की कोशिश करी। बिल्कुल सेम उसी तर्ज पर अगर मैं बात करता हूं तो दक्षिण भारत में आयरन एज या लौह काल की अगर मैं बात करूं, उसके बाद का जो समय था, उस समय के इतिहास को जानने में मदद मिलती है मेगालिथ्स के माध्यम से, राइट। The science which enables us to dig the old mounds in a systematic manner in successive layers to form an idea of the material life of the people is called archaeology. तो बहुत पुरानी पुरानी चीजें जो होती हैं बेसिकली उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में उनका एक्सकवेशन करना, और उसके बाद जो भी वहां से अवशेष मिलते हैं उनका परत दर परत साइंटिफिक परीक्षण करना, और उससे उस समय के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करना, इसी चीज को हम लोग आर्कियोलॉजी बोलते हैं या पुरातत्व विज्ञान बोलते हैं, राइट। जिसके दो आयामों के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ाई करी, जिसको एक्सकेवेशंस और मेगालिथ्स, जिससे हमें पता चलता है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो उस समय पर लगभग 4,500 साल पहले आज से जो शहर बसे हुए थे उन लोगों के जीवन काल पर, उसके अलावा जो दक्षिण में लोग हुआ करते थे उनकी जीवन शैली, जीवन पद्धति किस तरह की हुआ करती थी, उस तरह के आधार पर अच्छा जो भी सामान निकलता है उसका साइंटिफिक एग्जामिनेशन करना, साथ साथ उस समय के काल को जानना, उस समय के युग को जानना, और सबसे पहले कि ये एक्चुअली कितनी पुरानी चीज है,
फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पर अगर आप लोगों को अपने घर के आंगन में कोई एक सिक्का मिल जाता है, मान लीजिए वो सिक्का है ऐसा जो आपने आपका देखा हुआ हो, राइट, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पे ये सिक्का 20 साल पुराना हो सकता है, 30 साल पुराना हो सकता है। लेकिन अगर कोई एक ऐसा सिक्का मिलता है जो आपने कभी नहीं देखा हो, तो आप उस सिक्के को लेकर अपने माता पिता के पास जाएंगे, अपने दादा दादी नाना नानी के पास जाएंगे और आप उनसे पूछेंगे क्या ये सिक्का आपका देखा हुआ है। वो उस सिक्के को देखते हैं, अगर उनका देखा हुआ होगा तो वो आपसे कह देंगे कि हाँ ये उस जमाने में चला करता था, आज से 50 साल पहले चला करता था, उस जमाने में एक पैसे की इतनी सारी चीजें आ जाया करती थी या एक आने की इतनी सारी चीजें आ जाया करती थी। तो हमें उस सिक्के के माध्यम से बेसिकली ये पता चल रहा है कि एक तो उस समय कौन सा मेटल इस्तेमाल होता था उस सिक्के को बनाने में। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमें उस समय की इकोनॉमी के बारे में पता चलता है कि उस समय की इकोनॉमी यानी कि उस समय कितनी कम कीमत में क्या क्या चीजें आ जाया करती थी और तमाम चीजें हमें उस समय के बारे में पता चलती है उस सिक्के के माध्यम से, राइट। इस चीज को हम न्यूमिस्मेटिक्स में डिटेल से पढ़ेंगे। लेकिन अब मान लीजिए वो सिक्का आपकी 2 पीढ़ियों में से 3 पीढ़ियों में से किसी ने नहीं देख रखा, तो आप उस सिक्के को देखकर ये नहीं बता सकते कि एक्चुअली सिक्का कितना पुराना है, 5 साल पुराना, 500 साल पुराना या 5000 साल पुराना, आप बिल्कुल नहीं बता सकते, राइट। तो वहां पर उस सिक्के की आयु जानने के लिए या उस सिक्के जैसी किसी भी चीज की आयु जानने के लिए हम लोग किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, रेडियो कार्बन डेटिंग का। जो पुरानी चीजें, जो पुराने अवशेष जो खुदाई में बाहर निकल कर आए, या पुराने मोन्यूमेंट्स या पुराने सिक्के या पुराने शिलालेख या पुराने समय की कोई भी चीज जिससे हम लोग इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि आखिर ये इतिहास कितना पुराना है, ये हमें कब के समय के बारे में जानकारी देता है, राइट। तो उसके लिए जरूरत होती है उस समय के उस चीज के समय को जानना, और उस समय को हम लोग किस तरीके से जान सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग। अब रेडियो कार्बन डेटिंग क्या चीज होती है, आप लोगों ने बेसिकली रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पढ़े होंगे, रेडियो धर्मी पदार्थ पढ़े होंगे। तो जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसमें से हमेशा रेडियो एक्टिव एमिशंस होते रहते हैं, रेडियो धर्मी उत्सर्जन होते रहते हैं, राइट। धीरे धीरे करके उन सब चीजों का एमिशन होता रहता है, वो घटता रहता है, राइट। और एक समय ऐसा आता है जब वो अपनी वास्तविक मात्रा का आधा रह जाता है, ठीक है, वास्तविक मात्रा का आधा रह जाता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 ग्राम था शुरुआत में, और एक बहुत लंबे समय अंतराल के बाद इसमें से लगातार उत्सर्जन होता रहा होता रहा होता रहा, और वो उसके बाद रह जाता है 0.5 ग्राम, राइट। तो ये हो गया एमिशन के फलस्वरूप बचा हुआ पदार्थ। तो ये वो समय अंतराल होता है जिसे हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड या फिर अर्ध आयु काल, ठीक है, हाफ लाइफ पीरियड या फिर अर्ध आयु काल। कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जितने समय में अपनी एक्चुअल मात्रा का आधा रह जाता है उसे हम लोग उसका हाफ लाइफ पीरियड बोलते हैं, या फिर उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट का अर्धायु काल बोलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से रेडियो कार्बन डेटिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक ऐसे ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जिसे हम बोलते हैं C14, विच इज एन आइसोटोप ऑफ कार्बन, ठीक है। ये बेसिकली कार्बन का एक समस्थानिक होता है, रेडियो एक्टिव समस्थानिक होता है, रेडियोधर्मी समस्थानिक, जो सभी चीजों में मौजूद होता है, राइट। तो हमें एक ऐसी चीज जो पुराने अवशेष के तौर पर हम लोग जिसे देख रहे हैं, हम उसको देखते हैं, उसका साइंटिफिक एग्जामिनेशन करते हैं, उसका वैज्ञानिक परीक्षण करते हैं और उसमें मौजूद C14 की मात्रा का पता लगाते हैं, राइट। और C14 की मात्रा का पता लगाते हैं, उससे ये पता चल जाता है कि शुरुआत में C14 इतना रहा होगा, आज के समय में इतना है, तो यानी कि ये बेसिकली इतने साल पुरानी चीज है, ये इतने साल पुराना सिक्का है, या ये इतने साल पुराना कोई बर्तन है, या इतने साल पुरानी कोई इमारत है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से रेडियो एक्टिव डिके होता रहता है, और एक निश्चित समय अंतराल के बाद वो अपनी मात्रा का आधा रह जाता है, ठीक है। ये सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए अलग अलग होता है हाफ लाइफ पीरियड। बिल्कुल उसी तरीके से कार्बन का भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है जिसे हम लोग C14 बोलते हैं। C14 का भी अपना एक हाफ लाइफ पीरियड होता है, वो होता है 5568 साल, यानी 5568 ईयर्स। 5568 सालों में रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है कार्बन का C14, वो अपनी एक्चुअल मात्रा का आधा रह जाता है। तो किसी भी चीज में जो पुरातात्विक चीज है उसमें C14 की कितनी मात्रा है, इस चीज के आधार पर हम लोग ये पता कर सकते हैं ये चीज एक्चुअली कितनी पुरानी है,
अंक गणितीय कैलकुलेशंस के आधार पर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव मटेरियल इज डिफाइंड एज द पीरियड ड्यूरिंग विच वन हाफ ऑफ द रेडियोएक्टिव कंटेंट इन एन ऑब्जेक्ट डिसअपियर्स। ठीक है, जिस दौरान बेसिकली अपनी एक्चुअल मात्रा का आधा रेडियोएक्टिव पदार्थ जो होता है वो डिसअपियर हो जाता है, वो एमिट हो जाता है उसमें से, राइट। तो इस तरीके से हम लोग पता करते हैं पुरातात्विक एक्सकेवेशंस के आधार पर प्राप्त सामग्री जो होती है वो एक्चुअली सबसे पहले बात कि वो कितनी पुरानी है, और बाकी सारे साइंटिफिक एग्जामिनेशन तो हम उसमें करते ही रहते हैं। दूसरा टॉपिक आता है बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में इंस्क्रिप्शंस, यानी कि इसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं शिलालेख, राइट। शिलालेख यानी शिला पर जो लिखा हुआ है, लेकिन ये इतना ही लिमिटेड नहीं है, शिला पर ही नहीं, किसी ताम्र पत्र पर यानी किसी कॉपर प्लेट पर अगर ये चीज लिखी हो, किसी ब्रॉन्ज प्लेट पर ये चीज लिखी हो, किसी रॉक पर ये चीज लिखी हो, या फिर किसी शिला पर ये चीज लिखी हुई है, तो हम उन सभी चीजों को एक्सकवेशंस में ही काउंट करते हैं, और उस पर लिखी हुई चीजों के आधार पर हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है और ये क्या कहना चाहता है, यानी कि उस समय पर कैसे कैसे चीजें होती रही होंगी, उस समय के इतिहास को जानने की कोशिश करते हैं इस आधार पर, राइट। शिलालेख की जो पढ़ाई होती है बेसिकली इसे हम बोलते हैं एपिग्राफी। उसके अलावा जो हैंड राइटिंग इस्तेमाल की जाती है, जो राइटिंग इस्तेमाल की जाती है शिलालेख में, उसे हम लोग बोलते हैं बेसिकली पैलियोग्राफी, राइट। The inscriptions were carried on seals, on stone pillars, rocks, copper plates, walls, bricks, और तमाम इमेजेस, इन सब चीजों के ऊपर इंस्क्रिप्शंस लिखे जाया करते थे। जनरली सबसे शुरुआती दौर में, अगर मैं 3rd सेंचुरी बीसी के आसपास की बात करता हूं, ठीक है, आधुनिक युग में सबसे शुरुआती दौर में जो इंस्क्रिप्शंस लिखे जाया करते थे वो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे जाया करते थे, राइट। संस्कृत लैंग्वेज जो है वो इंस्क्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होनी शुरू हुई 2nd सेंचुरी एडी में, और इसका व्यापक तौर पर इस्तेमाल होना शुरू हुआ 4th एंड 5th सेंचुरी, ठीक है, 4वीं और 5वीं शताब्दी। तो सबसे पुराने शिलालेख जिन्हें हम समझ पाए हैं वो 3री शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, जो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हैं, राइट। ये सबसे पुराने इंस्क्रिप्शंस नहीं है। सबसे पुराने इंस्क्रिप्शंस हमें कहां से मिलते हैं? सबसे पुराने इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं बेसिकली हड़प्पा से, जो 2500 बीसी के हैं, 2500 ईसा पूर्व के हैं, यानी कि आज से लगभग 4500 साल पुराने हैं। हाँ, ये एक अलग चीज है कि हम लोग उन इंस्क्रिप्शंस को आज तक समझ नहीं पाए हैं, ठीक है, कि उनमें एक्चुअली क्या लिखा हुआ है। ऑल्दो उस समय की जो भाषा हुआ करती थी वो अपने बिल्कुल मैच्योर्ड फेज में थी, पूरी परिपक्व अवस्था में थी। ये मैं क्यों कह पा रहा हूं? ये मैं इस वजह से कह पा रहा हूं क्योंकि ये बिल्कुल सेम मिलती है थ्रू आउट द सिविलाइजेशन। हड़प्पा सभ्यता जहां से लेके जहां तक फैली हुई थी, लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर में सभ्यता फैली हुई थी, जहां पर भी उस समय की उस लिपि का प्रयोग किया गया उसमें एक सिमिलैरिटी दिखाई देती है, जो इस तरफ इंगित करती है कि उनकी जो सिविलाइजेशन थी बेसिकली, उनकी सिविलाइजेशन की जो ये लैंग्वेज थी वो बिल्कुल मैच्योर्ड फेज में थी। ये बिल्कुल अलग चीज है कि हम लोग उस भाषा को आज तक समझ नहीं पाए, उसे डेसिफर नहीं कर पाए हैं, राइट। लेकिन जो सबसे पुराने अवशेष हमें मिलते हैं वो हड़प्पा सभ्यता के ही हैं, जिन्हें हम अब तक आज तक समझ नहीं पाए हैं। जिन सबसे पुराने शिलालेखों की अगर मैं बात करता हूं, वो हैं 3री शताब्दी ईसा पूर्व के, जो प्राकृत लैंग्वेज में लिखे हुए हैं। संस्कृत 2री शताब्दी में, क्रिश्चियन एरा में 2री शताब्दी ईसा में सबसे पहली बार इस्तेमाल हुई इंस्क्रिप्शंस के लिए, और इसका व्यापक रूप से इस्तेमाल होना शुरू हुआ 4वीं और 5वीं शताब्दी में, राइट। जो मौर्यास, पोस्ट मौर्यास और गुप्ता काल के जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनको बेसिकली कॉप्स इंस्क्रिप्शंस इंडिकारम में जो है पब्लिश किया गया है। द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस आर फाउंड ऑन द सील ऑफ हड़प्पा बिलोंगिंग टू अबाउट 2500 बीसी। जो मैंने आपको बताया कि जो सबसे पुराने इंस्क्रिप्शंस हमें अब तक मिले हैं वो हड़प्पा की सील पर मिले हैं, 2500 ईसा पूर्व के हैं, जिन्हें हम आज तक समझ नहीं पाए हैं, हैव नॉट बीन डिसिफर्ड सो फार, राइट। जो सबसे पुराने इंस्क्रिप्शंस हैं जिन्हें समझा जा चुका है वो अशोका ने जारी किए थे, अशोका ने इशू किए थे 3री शताब्दी ईसा पूर्व में, या फिर 3rd सेंचुरी बीसी, जो भी आप कहना चाहें, राइट। इन इंस्क्रिप्शंस पे बेसिकली होता क्या था? इन इंस्क्रिप्शंस पे लिखा जाया करता था कि किस आदमी को कौन सी भूमि दी गई है, किस आदमी को कौन सा ओहदा दिया गया है, ठीक है। इन सब रिकॉर्ड्स को बेसिकली मेंटेन किया जाया करता था इन्हीं तरह के इंस्क्रिप्शंस पे, और इन सब चीजों की जानकारी वहां पर एकत्रित करके रखी जाया करती थी। उस समय का जो एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था एंशिएंट टाइम का,
उसकी जानकारी भी हमें बेसिकली इन्हीं इंस्क्रिप्शन से मिलती है। अब उस समय कोई फेसबुक नहीं था, उस समय पर कोई ट्विटर नहीं था, कोई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं था, ठीक है, इंटरनेट नहीं था, रेडियो नहीं था, टेलीविजन नहीं था, कि आजकल के पॉलिटिकल सिस्टम में अगर गवर्नमेंट कोई बात कन्वे करना चाहती है सभी लोगों को तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रख सकती है, उसके अलावा इंटरनेट पर उस चीज को डाला जा सकता है, उसके अलावा ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है टीवी के माध्यम से, उसके अलावा रेडियो के माध्यम से, या फिर अखबार में उस चीज को छपवाया जा सकता है, उसका नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। लेकिन उस समय पर इस तरह की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। तो किया जाता था कि राजा जो भी चीज चाहते थे उनको इंस्क्रिप्शन के रूप में लिखवा दिया जाया करता था, अलग अलग पत्थरों पर, शिलालेखों पर, मंदिर की दीवारों पर, तमाम जगहों पर लोग उन्हें पढ़ा करते थे और उन्हें पता चल जाता था कि ये है राजा की आज्ञा, राजाज्ञा, जिसे हम एडिक्ट के नाम से भी जानते हैं, राइट। दीज वर मोस्टली एनग्रेव्ड ऑन द कॉपर प्लेट्स। जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज जो हुआ करती थी, जो लैंड ग्रांट्स हुआ करती थी, ये सारी चीजें जनरली कॉपर प्लेट्स पर लिखी जाया करती थी उस समय की, राइट। दे रिकॉर्ड द ग्रांट्स ऑफ लैंड, रेवेन्यूज, विलेजेस मेड टू मॉन्क्स, प्रीस्ट, टेम्पल्स, मोनेस्ट्रीज, वेसल्स एंड अदर ऑफिशियल्स। जो भूमि इन लोगों को अनुदान में दी जाया करती थी, उन सब चीजों के बारे में जानकारी हमें किससे मिलती है, उसी समय के जो प्राप्त शिलालेख हैं उनसे, यानी कि इन चीजों का रिकॉर्ड उस समय शिलालेखों पर रखा जाया करता था। दे वर रिटन इन ऑल लैंग्वेजेस, चाहे वो प्राकृत हो, संस्कृत हो, तमिल हो, तेलुगु हो, तमाम अलग अलग भाषाओं में हमें उस समय के इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कठिन नहीं है इस चीज को समझ पाना कि इंस्क्रिप्शंस के आधार पर हम लोग किस तरीके से पता कर सकते हैं पुराने समय के इतिहास के बारे में। सामने लिखा हुआ है, उस चीज को पढ़ो, उस चीज को समझो और उस चीज से अंदाजा लगाने की कोशिश करो कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय की राजनीति कैसी थी, उस समय की अर्थव्यवस्था कैसी थी और उस समय की धार्मिक भावनाएं किस तरह की हुआ करती थी। इतिहास को पढ़ना तो केवल हमें ये चार चीजें ही जाननी होती हैं, उस समय की सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी एंड द रिलीजियस बिलीफ्स। और इन सब चीजों के बारे में जानकारी हमें उस समय के तमाम अलग अलग शिलालेखों से मिलती है, अलग अलग समय के, राइट। इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अलग आर्कियोलॉजिकल सोर्स पर, जिसे हम बोलते हैं न्यूमिस्मेटिक, राइट, यानी कि सिक्कों के बारे में पढ़ाई, जो हम लोग थोड़ा सा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मेटिक। सिक्कों की पढ़ाई जो होती है बेसिकली हम लोग उसे न्यूमिस्मेटिक के रूप में जानते हैं। एंशियंट टाइम्स में सिक्के अलग अलग धातुओं के बनते थे, चाहे वो कॉपर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, लेड हो, इन सब चीजों में के सिक्के बनाए जाया करते थे प्राचीन समय में। और इन सिक्कों को बनाने का तरीका क्या था, तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जैसे ईंटें होती है ना, ईंटें, और कोई ईंट है उसके ऊपर मान लीजिए, जैसे ये आप देखेंगे कि ये एक ईंट का आकार है और इस ईंट के बीच में लिखा है फॉर एग्जाम्पल AKS, अरुण कुमार सिंह, राइट। तो अब ये चीज किस तरह की हुई, तो एक माउंड बनाया जाता है, एक सांचा बनाया जाता है, उस सांचे के अंदर गीली मिट्टी को भरा जाता है, उसे दबाया जाता है और उसमें से उस गीली मिट्टी की ईंट को निकाल दिया जाता है। बाद में इन्हीं ईंटों को जो है पकने के लिए रख दिया जाता है भट्टे के अंदर, और ये ईंटें पक्की होती है और इस पर जो भी चीज आप लिखना चाहते हैं वो इस पर लिखी हुई स्पष्ट तौर पर दिखाई देती है। अब आज के डेट में सांचे जो है मेटल के बनते हैं, लोहे के बक्से बनते हैं। उस समय पर सिक्कों को किस तरीके से ढाला जाता था, तो सिक्कों की जो धातु होती थी बेसिकली उसे गलाते थे और कॉइन माउंट्स बनाई जाया करती थी, राइट, जो सिक्कों के सांचे बनाए जाया करते थे, जनरली मिट्टी के हुआ करते थे, पक्की मिट्टी के ही होते थे। उनमें उस पिघली हुई धातु को भर देते थे और जैसे ये आप देखेंगे ये एक माउंड है, ये एक सांचा है, इसमें कोई भी धातु अगर आप भरेंगे, कोई भी मेटल आप भरेंगे पिघला हुआ, तो वो इसमें ठंडा होने के बाद जम जाएगा और आप इसमें से उसे सिक्के को बाहर निकाल सकते हैं। तो ये क्ले माउंट जो है वो यहीं पर छूट जाएगी सांचा और आपको आपका सिक्का मिल जाएगा। तो कॉइन माउंट्स मेड ऑफ बर्न्ड क्ले, यानी पकी हुई मिट्टी के कॉइन माउंट हुआ करते थे, हैव बीन डिस्कवर्ड इन लार्ज नंबर। तमाम तमाम गिनती में आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। मोस्ट ऑफ देम बिलोंग टू द कुषाण पीरियड, यानी कि पहली 3 शताब्दी। ज्यादातर कॉइन माउंट्स जो है वो, या ज्यादातर सिक्के जो है वो हमें कुषाण कालीन सिक्के मिलते हैं, कुषाण कालीन कॉइन माउंट्स मिलते हैं। गुप्ता काल के बाद की अगर मैं बात करता हूं तो इन तरह की माउंट्स जो हुआ करते थे, इस तरह के जो सांचे हुआ करते थे, उनका इस्तेमाल लगभग गायब होता हुआ दिखाई देगा। जनरली वो पूरी तरीके से डिसअपियर हो चुका है गुप्ता काल के अंत तक। तो पोस्ट मॉडर्न काल की हम लोग बात करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम
वी सी रेगुलर डायनेस्टी कॉइन्स बीइंग इशूड। तो गुप्त मौर्य काल के बाद हम लोग देखते हैं कि पहली बार किसी राजवंश के सिक्के जो हैं यहां पर चलने शुरू हुए, किसी जिन सिक्कों में हमें उन राजवंशों की निशानियां मिलती हैं। ग्रीक्स ब्रिंग अलोंग देयर ओल्ड एज ट्रेडिशन ऑफ इशूइंग कॉइन्स। जब ग्रीक्स हिंदुस्तान आते हैं, मौर्य काल के बाद आए ग्रीक्स हिंदुस्तान के अंदर, वो लोग सिक्के जारी करने के, सिक्के इशू करने के अपने ट्रेडिशन को हिंदुस्तान लेकर भी आए। उसके अलावा दे आर दी फर्स्ट वन टू यूज टू इशू गोल्ड कॉइन्स। ग्रीक ही वो हुआ करते थे जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर आकर सबसे पहली बार सोने के सिक्के जो है वो जारी किए। ऑल्दो वो लोग चांदी के सिक्के भी जारी किया करते थे, इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन सोने के सिक्के सबसे पहली बार जारी करने का जो श्रेय जाता है वो ग्रीक्स को ही जाता है हिंदुस्तान के अंदर। कुषाण जो थे, अगर मैं हिंदुस्तानी राजाओं की बात करता हूँ, ऑल्दो बहुत प्राचीन समय में कुषाण भी जो आए हुए थे वो बाहर से ही आए हुए थे, लेकिन फिर भी ग्रीक के अलावा अगर मैं बात करता हूँ, इट इज देन फॉलोड बाय द एम्पायर, कुषाण एम्पायर, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एम्पायर टू इशू गोल्ड कॉइन्स। कुषाण वो थे जो पहले हिंदुस्तानी राजा थे जिन्होंने सोने के सिक्के इशू किए ग्रीक्स के बाद। सिक्कों से हमें उस समय के इतिहास को जानने में कैसे मदद मिलती है? जैसे कि मैंने आपको बताया कुछ देर पहले ही हम लोग इस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आपने कोई सिक्का देखा और आपके वो सिक्का है फॉर एग्जांपल 1 पैसे का, या वो सिक्का है 1 आने का, और आपके घर में आपके दादा दादी नाना नानी या और पुराने लोग बताते हैं कि अरे ये तो हमारे समय का सिक्का है, उस समय पर 1 रुपए में इतना गोल्ड आ जाया करता था, या उस समय पर 1 रुपए में इतना अनाज आया जाया करता था। यानी कि वो सिक्का हमें उस समय की इकोनॉमी के बारे में दर्शाता है, इकोनॉमी के बारे में इशारा करता है। पहली चीज हमें सिक्कों के माध्यम से पता चलती है कि उस समय पर इकोनॉमी कैसी हुआ करती है, उस समय पर हमारी अर्थव्यवस्था कैसी हुआ करती थी, मार्केट कैसा हुआ करता था। दूसरी एक बहुत जरूरी चीज, वो सिक्का किस मेटल का बना हुआ है, तो हमें पता चलता है उस समय पर इस मेटल का प्रयोग हुआ करता था। तीसरी एक बहुत जरूरी चीज, उस सिक्के पर कुछ आकृतियां बनी होती हैं। हर एक सिक्के पर जनरली कोई ना कोई आकृति बनी होती है। तो पुराने समय के सिक्कों की अगर मैं बात करता हूं, तो उन सिक्कों पर जो आकृतियां बनी हुई थी उस समय ये अंदाजा लगता है कि अच्छा ये लोग शायद इन बनी हुई आकृतियों की पूजा करते रहे होंगे, या फिर ये आकृति तो किसी एक राजा विशेष की लगती है, तो इस राजा ने अपने नाम के सिक्के जो हैं वो इशू करवाए होंगे, अपने नाम के कॉइन्स जो हैं वो इशू करवाए होंगे, राइट। तो सिक्कों से हमें उस समय के राजाओं के बारे में, उस समय की डायनेस्टीज के बारे में पता चलता है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सिक्कों पर छपी हुई उकेरी हुई आकृतियों से हमें धार्मिक भावनाओं के बारे में भी पता चलता है, रिलीजियस बिलीव्स के बारे में पता चलता है। अगर वो आकृतियां भगवानों से मिलती जुलती हैं या भगवानों जैसी प्रतीत होती हैं, तो सिक्के हमें उस समय की इकोनॉमी के बारे में, उस समय के समाज के बारे में, उस समय के राजाओं के बारे में और उस समय के रिलीजियस बिलीव्स के बारे में एक अच्छी जानकारी देते हैं। दिस enables us to reconstruct the history of several ruling dynasties। जो तमाम अलग अलग राजवंशों ने अलग अलग समय पर हिंदुस्तान में राज किया, बेसिकली उनके बारे में हमें यहाँ से बहुत ज्यादा अच्छी जानकारी मिलती है, स्पेशली ऑफ द इंडो ग्रीक्स हु केम टू इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ अफगानिस्तान एंड रूल्ड हियर इन सेकेंड एंड फर्स्ट सेंचुरी बीसी। तो दूसरी और पहली शताब्दी ईसा पूर्व में नॉर्थ अफगानिस्तान से आए हुए जो इंडो ग्रीक रूलर्स हुआ करते थे, जिन्होंने हिंदुस्तान में आकर सिक्के इशू करने शुरू किए और अपने उन जारी किए जाने वाले सिक्कों पर अपने मनपसंद आकृतियों को उकेरा। तो और अब वो सिक्के हमें मिलते हैं तो उन आकृतियों को देखकर हम लोग अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं उस इतिहास के बारे में जो उस काल का है जिस समय पर हम मौजूद नहीं थे। Coins were used in various purposes such as donation, mode of payment, and medium of exchange. And they throw a considerable light on economic history। सिक्के तमाम अलग अलग चीजों के लिए इस्तेमाल होते थे, दान दक्षिणा करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, किसी चीज को खरीदने के लिए, किसी चीज को बेचने के लिए, इन सब चीजों का इस्तेमाल होता था। और जैसे मैंने आपको बताया, सिक्कों के माध्यम से हमें अपने पुराने समय की इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में जानने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, राइट। Some coins were issued by the guilds of merchants and goldsmiths with the permission of the rulers। ठीक है, तो कुछ सिक्के जो है उन्हें देखकर ये पता चलता है कि ये सिक्के राजाओं ने शायद इशू नहीं कर रखे हैं, ये किसी व्यापारी तबके ने या फिर किसी व्यापारी समूह ने या फिर किसी व्यापारी विशेष ने इन सिक्कों को इशू किया है।
तो उस ऑफ कोर्स विद द परमिशन ऑफ द रूलर, केवल राजा की आज्ञा लेने के बाद ही उन सिक्कों को इशू कर सकता है कोई एक आम आदमी। इससे हमें पता चलता है कि उस समय का व्यापार कितना ज्यादा सुदृढ़ हुआ करता था। राजा व्यापार को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया करता था कि उसने व्यापारियों को परमिशन दे रखी थी कि वो लोग अपने सिक्के इशू करते हैं। कॉइन्स हेल्प ट्रांजेक्शंस ऑन लार्ज स्केल एंड कंट्रीब्यूटेड टू द ट्रेड, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक उदाहरण लेते हैं छोटा सा। मान लीजिए बात करते हैं 1995 की। 1995 में जब 2000 के, 1000 के, 500 के ये सब नोट नहीं हुआ करते थे। 100 रुपए का नोट सबसे बड़ा नोट हुआ करता था। अब उस समय पर किसी घर में अगर शादी है तो वहां पर आदमी क्या करता था कि मान लीजिए 2 लाख रुपए का गोल्ड खरीदना है उन्हें, तो आदमी कभी भी 2 लाख रुपए एक साथ बैग में रखकर नहीं लेके जाता था। वो कहता था यार किसी को पता ना चल जाए, सब जानते हैं कि शादी का घर है, कहीं कोई लूट ना ले रास्ते में। तो लोग क्या करते थे, छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करते थे। किसी ने 10,000 रुपया गोल्ड ले लिया, किसी ने 5,000 रुपया गोल्ड ले लिया, किसी ने 20,000 रुपया गोल्ड ले लिया, राइट। लेकिन जब से प्लास्टिक करेंसी इंट्रोड्यूस हुई है, या फिर जब से यूपीआई पेमेंट्स या फिर वॉलेट्स जो है इंट्रोड्यूस हुए हैं, प्लास्टिक करेंसी से मेरा मतलब डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से है, तो अब आदमी जेब में हाथ डालकर बड़े आराम से जाता है। किसी को ये नहीं पता कि ये वहां किसी से मिलने जा रहा है या कोई सामान खरीदने जा रहा है। उसके बाद सामान परचेज करते हैं, पेमेंट या तो यूपीआई के थ्रू कर देते हैं, मोबाइल फोन के थ्रू या वॉलेट के थ्रू या फिर आपका क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू, और उससे वो सामान अपने घर पर ले आते हैं। तो दूसरे कंडीशन में क्या हुआ, व्यापार बढ़ गया। क्यों? क्योंकि आपकी ट्रांजेक्शन कैपेसिटी बढ़ गई, राइट। आज की डेट में आप 1 सेकंड के अंदर 20 लाख रुपए तक का पेमेंट कर लीजिए, 2 करोड़ रुपए का पेमेंट कर लीजिए, राइट। वहीं पर जब छोटे नोट हुआ करते थे तो व्यापार कम हुआ करता था, क्योंकि आदमी बड़ा ट्रांजेक्शन करने में घबराया करता था एक ही दिन के अंदर, ठीक है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको पता चलेगा कि जो कॉइन्स हैं या कोई भी नोट है, एक जमाना वो रहा होगा जब बार्टर डील चलती होगी कि आप मुझे गेहूं दे दो, उसके बदले में मैं आपको धान दे दूंगा। तब तो व्यापार और ज्यादा मुश्किल रहा होगा। तो प्राचीन काल में जब कॉइन्स इंट्रोड्यूस हुए तो उन्होंने ट्रेड को जो है बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, ट्रेड को बढ़ाने में, व्यापार को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान निभाया। We get the largest number of coins in the post-modern times made of lead, protein, copper, bronze, silver and gold. मौर्य काल के बाद हमें बहुत ज्यादा सिक्के जो है देखने को मिलते हैं। जो गुप्ताज थे, बेसिकली जो गुप्तकालीन शासक थे, उन्होंने सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स जो है हिंदुस्तान के अंदर इशू किए। ऑल दिस इंडिकेट good trade and commerce, but few coins belonging to the post Gupta times indicated the decline of trade and commerce in that period. तो इतने ज्यादा सिक्के जो गुप्ता काल में हमें देखने को मिलते हैं, सबसे ज्यादा सिक्के गुप्तकालीन शासकों ने हिंदुस्तान के अंदर जारी किए, उस समय पता चलता है कि उस समय पर ट्रेड और कॉमर्स जो था वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। लेकिन जैसे ही सिक्कों की गिनती कम होती है उत्तर गुप्त काल में या पोस्ट गुप्त पीरियड में, तब हमें समझ में आ जाता है कि भाई कॉमर्स और ट्रेड जो है उस समय पर कम हो गया होगा, व्यापार जो है उस समय पर कम हो गया होगा। Coins also portray kings and gods and contain religious symbols and legends, all of which throw light on art and religion of that time. तो जैसे मैंने आपको शुरू में ही एक्सप्लेन किया था कि सिक्कों की मदद से हम लोगों को उस समय के समाज के बारे में, उस समय की अर्थव्यवस्था के बारे में, उस समय के रिलीजियस बिलीफ्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिल सकती है अगर हम उसको सही तरीके से एग्जामिन करते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास के अंत में मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को याद दिलाऊंगा कि प्लीज ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा यूट्यूब चैनल तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी क्लासेस, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग क्लासेस। उसके अलावा आप लोग हमें हमारे फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं और लिंक्डइन पेज पर भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द वेरी बेस्ट।